तो मैं अच्छा हूँ, मैं खेलता भी अच्छा हूँ, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ करके। तो मैंने मैंने अपने माता-पिता से एक फ्रॉड कर दिया। ये चीज़ें आज मैं आपके फ़ील फादर करता क्या हूँ। करते हैं? मेरे फ़ादर किसान हैं। तो मेरे को 3 साल लग गए पूरे आर-एन-डी करने में। बहुत और बढ़िया। ये 3 साल लगे तो इस टाइम भी मैं खाली नहीं बैठा था। अब मैं बात करता हूँ अपने यूएसपी की। तो ये दोनों गेम्स भी है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनप्रोफेशनल्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी। क्रिकेट तो आप सबको पसंद होगा। मेरा फेवरेट क्रिकेटर तो भाई विराट कोहली है। और आज मैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर और ऐसे विजनरी पर्सन को लेके आया हूं जो अपनी क्रिकेट की लाइफ के अंदर एक नई इनिंग शुरू कर रहे हैं। क्रिकेट की एक नई एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ। सो मिलते हैं अपने दोस्त से। वेलकम आयुष राज टू अनप्रोफेशनल पॉडकास्ट। सो कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अ, मैं वंस अगेन मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि मेरा अपने विज़न के बारे में कि मैं जो ऐप ला रहा हूँ वो मैं किस विज़न से ला रहा हूँ और मेरे ऐप इतना यूनिक मतलब इस मार्केट में क्यों है। तो ये था आयुष राज, मेरे गेस्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो मैं अब उनसे उनकी एक अर्ली स्टेज की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे इस एप्लीकेशन तक। अ, आयुष, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। बिहार से यहाँ तक एक क्रिकेट एप्लीकेशन की जर्नी, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने मेरी अर्ली लाइफ़ के बारे में पूछा, जो कि आपने क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन किया। बट अगर आप इतनी उत्सुक हैं कि आप अब मैं आपके दर्शकों को बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो स्टोरी है ना, मैं ज़्यादा पीछे से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं 2015 से स्टार्ट करूँगा। हुँ। 2015 की स्टोरी ये है कि जब मैंने 2015 में 10th पास आउट किया था, तो उस टाइम मैं सीबीएसई बोर्ड का एक स्टूडेंट था और मैं बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, जो कि हमारे बिहार में होते हैं कि अगर लड़का है तो उसको आप अफ़ोर्ड कर पाओ या ना कर पाओ, माँ-बाप उनको सीबीएसई बोर्ड में ही पढ़ाते हैं। हुँ। अब वो चाहे जैसे भी हो। तो यही थी कि हमारे फैमिली भी ने भी मुझे सीबीएसई बोर्ड में इसी कारण से पढ़ाया कि लड़का है, कल को फैमिली ग्रो करेगा हमारा, हमारे लिए जो सपने हैं, जो सपने सजोए हैं मेरे माता-पिता ने, वो पूरा करूँगा करके। बट ड्यू टू फाइनेंशियली कारण से 10th के बाद मेरे गार्जियंस वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो मेरे को ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस के कारण मेरे को सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट करना पड़ा। और ये जो 10th के बाद जो मेरा सीबीएसई बोर्ड से जो बिहार बोर्ड में जो शिफ्ट था, इसको मैं अच्छे तरीके से हैंडल बिल्कुल ही नहीं कर पाया। टफ़ हो गया था। बहुत ज़्यादा टफ हो गया था मेरे लिए। अचानक से जब चेंज आया ना, जो कि आप उसको सोच भी नहीं रहे थे, आपकी चीज़ें वो माइंड में नहीं थी कि ऐसा कुछ चेंज हो सकता है। तो उस चीज़ को एडॉप्ट करना एक अच्छे खासे मतलब बड़े लोगों के लिए भी थोड़ी तकलीफ़देह होती है। और उस टाइम तो मेरी एज ही मतलब कि क्या थी, 16-17 के अराउंड या फिर 14-15 के अराउंड थी, टू बी एग्ज़ैक्ट। तो ये चीज़ें को मैं एडॉप्ट नहीं कर पाया और जिसके कारण मेरी पढ़ाई थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई। और इस कमज़ोरी को मैं छुपाने के लिए 2-3 महीने तक मैंने प्रयास किया कि मैं किसी तरह बिहार बोर्ड में अच्छे तरीके से शिफ्ट हो जाऊँ करके। मैं जो हिंदी मीडियम में चीज़ें हैं, मैं उसको समझूँ करके, बट वो चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही थी। तो मैंने पटना जाने का निर्णय लिया। तो अब क्या होता है कि जब मैं पटना चला जाता हूँ, तो अब क्योंकि पढ़ाई को मैं बिल्कुल ही अडॉप्ट करके मैं चेंज नहीं कर पा रहा था। तो मैं पटना गया, तो पटना मेरे को एक फ्रेंड मिला जो क्रिकेट अकेडमी जाया करता था। तो अब मेरे माइंड में एक चीज़ आ गया कि यार क्रिकेट में तो मैं अच्छा हूँ, मैं खेलता भी अच्छा हूँ, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ करके। तो मैंने अपने माता-पिता से एक फ्रॉड कर दिया उस टाइम पे। और फ्रॉड ये था कि मैं घर से पैसे लेता था पढ़ाई के लिए, कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बट वो चीज़ें उस उन पैसों का मैं यूज़ करता था क्रिकेट अकेडमी में। मैं अकेडमी में पैसे दिया करता था अपनी पर्सनल लाइफ़ पे, जो मेरे को खर्च आते थे, मैं वहाँ मैं पैसे देने लग गया। तो आज मैं अगर उस चीज़ को पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मैं तो ये बोलूँगा मैंने अपने माता-पिता को फ्रॉड किया। अगर मैं ये चीज़ मैं बता के करता तो शायद मेरे माता-पिता इस चीज़ को समझते और शायद मेरा सपोर्ट भी कर सकते थे। बट हम उतना पीछे नहीं जाते। उसके बाद क्या होता है कि जब मैं 5-6 महीने तक कंटिन्यू करता हूँ इस चीज़ को, अब वो बोलती है ना कि सच को आप छुपा सकते हो, दबा नहीं सकते। तो ये चीज़ें मैंने उस टाइम फेस किया। किसी फैमिली ने, रिलेटिव ने मेरे को पटना में देख लिया और उन्होंने मेरे घर पे बता दिया इस चीज़ को कि मैं क्या ही नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कि मैं ऐसा ही नहीं कर रहा, ये पैसे इधर कर रहा है और बिल्कुल ही मतलब कि ये पैसे उड़ा रहा है आपके।
तो ये चीज़ें जब मेरे फ़ादर को पता चली, तो फ़ादर ने मेरे को पैसे देना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि अब आपको जो भी पढ़ाई करनी है, आप यहाँ बिहार से भी आके पढ़ लो। आप हमारे नज़रों के सामने भी रहोगे, जो कि अच्छा होगा कि आप हमारे पास रह कर के पढ़ाई करो। तो ये चीज़ें ना, इस चीज़ को मैंने 2 तरीके से लिया। एक तो ये कि पापा के लिए मेरे मन में खटास हो गई। अब खटास 2 तरीके से हुई। एक जो बिहार बोर्ड में मेरी शिफ्ट हुई, जिसके कारण मेरी पढ़ाई कमज़ोर हुई। तो ये चीज़ें ना मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर के मैंने पापा को ब्लेम कर दिया उस टाइम। जो कि ब्लेम उस टाइम का दोषी मैं था। क्योंकि मेरे को समझना चाहिए था, मैं घर का लड़का था, मेरे को समझना चाहिए था कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि क्योंकि मेरे फ़ादर ने बचपन से मेरे को पढ़ाया। तो ये चीज़ें आज मेरे फ़ादर क्या करते हैं, मेरे फ़ादर किसान हैं। अच्छा, हाँ, तो तो इंटरेस्टिंग जर्नी है यार। आप हाँ, किसान से आपने सीधा ये एक एप्लीकेशन शुरू कर दी क्रिकेट से रिलेटेड। ये जर्नी भी बहुत ही लंबी है। बहुत ही ज़्यादा लंबी है। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी है मेरी लाइफ़। क्योंकि अगर मैं अपनी अर्ली लाइफ़ को मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ, तो जब ये चीज़ें मेरे फ़ादर ने मेरे को घर बुलाया, तो मैं घर तो आ गया, बट उस चीज़ ना उसके बाद जब मैं घर पे आया, तो बेसिकली मेरा गाँव जो है, घर जो है, वो उस टाइम 2015, 16, 17 में वो एक गाँव ही हुआ करता था। मोदी जी के आने के बाद वो स्मार्ट सिटी में तब तब्दील हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेस कर गई है वहाँ पे। बट उस टाइम वो गाँव ही था। तो लोग ना मेरे ऊपर मज़ाक बनाया करते थे, जो कि मेरे को दिल में लगती थी चीज़ें। बोला करते थे, "ये देखो ये क्रिकेट सीखने गया था। ये देखो ये अपने माता-पिता का पैसा उड़ाया इसने।" इस तरह करके ना ह्यूमिलिएट करते थे मेरे को, मेरे फ़ादर को लेके कि ये देखो कैसा भी बन जाना। क्योंकि लोग, जब मैं सीबीएसई बोर्ड में था, तो मेरे को एक होनहार लड़का समझते थे मेरे को गाँव वाले। और जब ये चीज़ें मैंने किया ना, तो मैं उनकी नज़रों में गिर गया करके कि यार ये देखो ये पैसे उड़ा रहा है अपने परिवार का, पैसे उड़ा रहा है। उस दिन मैंने ये चीज़ ठान ली अपने मन में कि यार मैं करूँगा तो ज़रूर इस क्रिकेट के फील्ड में, अब चाहे मैं जैसे ही करूँ, और एक इम्पैक्टफुल मैं कुछ काम करूँगा। तो ये चीज़ मेरे दिल में उस टाइम वो ये बैठ गई। अब वहाँ आने के बाद फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वहीं अपने मेरे घर के पास ही एक कॉलेज है, तो वहीं मैंने फिर एडमिशन लिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, और आपके दर्शकों के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैंने अपना 10th तो पास आउट तो मैंने 2015 में किया था सीबीएसई बोर्ड से। और जैसे मैंने बताया कि शिफ्ट होने के बाद मैं थोड़ा-सा वीक हो गया था। बहुत ज़्यादा वीक नहीं हुआ था, बट हाँ, थोड़ा-सा वो चीज़ें एडॉप्ट करने में मेरे को टाइम लग रहा था। और वो चीज़ें जो फ्रॉड वाली थी, वो सारी इसी दरमियान हुई थी जब मैं 12th का एग्ज़ाम 2017 में देने वाला था। उस टाइम क्या हुआ कि 2016 में, आपको याद होगा, एक बिहार बोर्ड में एक लड़की ने टॉप किया था, रूबी रॉय नाम की, जिसको पॉलिटेक्निक का वर्ड बोलना नहीं आता था, बट उसने बिहार बोर्ड टॉप किया था। तो जब ये चीज़ें हुई थी ना, और जस्ट उसके 1 साल बाद हम मेरा एग्ज़ाम था 2017 में, 12th का। तो बिहार बोर्ड ने ना इतनी स्ट्रिक्टली से कॉपी चेक किया, या फिर इतनी निर्दयी तरीके से चेक किया कॉपी, कि फिज़िक्स के पेपर में मेरे को 0 मार्क्स आए थे। कैन यू बिलीव कि मेरे को 0 मार्क्स आए थे फिज़िक्स के पेपर में। सारे पेपर्स मेरे को बहुत अच्छे थे। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे, क्योंकि चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी, चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। और वो 0 नंबर जो मेरे को मिला, वो बहुत ही अनफ़ेयर था, और सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लड़कों को 0 नंबर आए थे, बहुत सारे। और उस साल की जो रिज़ल्ट थी ना, वो मिनिमम 40% से भी नीचे की पास थी। यानी कि 40% लड़के पास भी नहीं हुए थे। बहुत ही नेक्स्ट लेवल चेकिंग कर दी थी। बहुत ही ज़्यादा। और ये मैं इम्पॉसिबल 0 नंबर इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ 100 40 नंबर की एमसीक्यू होती थी। अगर मैं वो बचपन वाली अगर मैं वो कर दूँ ना, अक्कड़-बक्कड़ बम्बे वो करके भी ऐसा, तो यार मेरे 4-5 तो सही ज़रूर जाते। एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 40 नंबर का हमारा एमसीक्यू होता था, वहाँ पे अगर मैं अक्कड़-बक्कड़ भी करके मैं अगर आंसर टिक कर देता ना, या मैंने किया होता या मैं करता, तो मेरे 0 नंबर नहीं आते। बट क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थी कि मैं हर सब्जेक्ट में फ़ेल तो नहीं, मैं किसी में फ़ेल नहीं हूँ। मैं सभी में पास आउट हूँ कम से कम। पासिंग मार्क्स मेरे आ रहे थे। बट डोंट नो कि 0 मार्क्स कैसे आए। तो आपकी ये इंस्पिरेशन थी कि आपको थोड़ा-सा ह्यूमिलिएट किया गया, तो आपको दिल पे लगा, तो आपने ये डिसाइड करा कि आई वांट टू डू समथिंग इन द क्रिकेट, तो यू ट्राई टू क्रिएट एन क्रिकेट एप्लीकेशन। हाँ, हाँ। तो ठीक है। चलिए ये जानते हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से आपके पास क्रिकेट की एप्लीकेशन बनानी, मुझे बहुत अलग-सी? तो ये इसकी जर्नी भी मेरी पास्ट लाइफ से बिल्कुल मैच करती है। जब वो मैंने बताया अपने गाँव के जो लोग मेरे को ह्यूमिलिएट करते थे, तो ये चीज़ें ना मेरे माइंड में चलती रहती थी कि मैं एक आइडिया ऐसे मार्केट में ऐसा लाऊँ, जो कि अभी तक इंडिया में पूरे इंडिया में नहीं है।
तो बट तो क्योंकि अब उस टाइम बचपना था, तो ये चीज़ें माइंड में आ गई, ऐसा मैं सोच करके मैं उसको थोड़ा-सा मन को दबाए जा रहा था। फिर मैंने बैचलर किया, उसके बाद फिर मास्टर का कोर्स करने के लिए मैं भोपाल गया, और मास्टर मैंने मास कम्युनिकेशन से किया है। तो भोपाल में जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था, तो उसी दरमियान लॉकडाउन आ गया। अच्छा। लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन के कारण फिर मेरे को घर वापस आना पड़ा 2020 में। और जब मैं घर में आया, तो उस टाइम क्या हुआ कि खाली बैठा था बिल्कुल ही। तो फिर से वो जो मन में दबी चीज़ थी वो बाहर निकली, और फिर मैंने उस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट किया। और फादर ने फिर मेरे को मतलब क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन तो उस टाइम भी हमारी अच्छी नहीं थी, तो फादर ने मेरे को एक चीज़ सजेस्ट की कि तुम घर पे बैठे रहने से क्या फ़ायदा है, कब तक ये पढ़ाई 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 करोगे, तो कुछ करो अब। क्योंकि लाइफ क्या है कि लाइफ में आप कभी कहीं पे रुक नहीं सकते, आपको लाइफ के साथ चलते रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे फादर ने उस टाइम पे गाइड करा कि अब लॉकडाउन आ गया, कब तक रहेगा, तुम्हारी पढ़ाई भी रुकी हुई है, अब आगे क्या करना है, तुम अपने लाइफ के बारे में सोचो। तो उस टाइम मैंने अपने दिल की बात सुनी, और मैंने फादर को बैठाया, और मैंने अपने आइडिया बताया कि पापा मेरे को, मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को मैंने अपने फादर के सामने पिच किया कि ये कॉन्सेप्ट है मेरा। और इस मेरे को पूरा आइडिया नहीं था मेरे पास, सिर्फ एक ये बोल सकते हो कि एक आइडिया थी कि मेरे को क्रिकेट के प्रति एक स्टॉक मार्केट और जो शेयर मार्केट होता है उस तरह के का मेरे को एक लाना है, मेरे को जो क्रिकेट रिलेटेड हो। जैसा शेयर मार्केट में होता है ना, कि आप किसी कंपनी का शेयर बाई करते हो, स्टॉक बाई करते हो, इंट्राडे करते हो, तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट मैं क्रिकेट में एक गेम लाना चाहता था, और उसको मैं अप्लाई करना चाहता था क्रिकेट पे। तो ये चीज़ें मैंने फादर को उस टाइम पे बताया कि मेरे माइंड में ऐसी चीज़ है, तो मैं करना चाहता हूँ। तो मेरे फादर ने उस टाइम पे ये गाइड किया मेरे को कि अगर ये चीज़ सही में करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जो भी चीज़ें लगेगी वो मैं तुमको प्रोवाइड कराऊंगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, हमारे खेती जो लोग करते हैं ना, वो इसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे। खेत जो होता है ना, किसान के लिए माँ से बढ़कर होता है। हम्म। और कोई भी किसान खेत नहीं बेचता, और खेत तभी बेचता है जब मजबूरी होती है। या तो हमारे बिहार में तो ऐसा होता है कि अगर बहन की शादी हो या बेटी की शादी हो, तो किसान मजबूरन खेत बेचते हैं, क्योंकि और कोई उपाय होता नहीं है, कि और कोई इनकम का सोर्स हमारे यहाँ है नहीं। तो ये चीज़ मेरे फादर ने ओपनली बोली कि अगर तुम्हें पैसों की किसी भी तरीके का नीड होगा, तो मैं खड़ा हूँ, मैं पैसों का इंतजाम करके दूंगा, जो करना है करो, लेकिन एक बेसिक प्लान के तहत करना है। तो मेरे फादर ने मेरे को उस टाइम गाइड किया कि तुम्हें इस पे पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम इस पे सारी चीज़ें तुम बना लो अपने, तुम कैसे करोगे इसको। भाई एक R&D कर ले फिर करना। बिल्कुल बिल्कुल, पापा ने मेरे को वो R&D का सजेशन दिया। तो मेरे को 3 साल लग गए पूरे R&D करने में। बहुत। और ये 3 साल लगे, तो इस टाइम भी मैं खाली नहीं बैठा था। फादर ने मेरे को एक चीज़ और बताया, फादर ने मेरे को ये बोला कि घर बैठने से बढ़िया है बिजनेस करो। क्योंकि मेरे फादर भी खुद एक को मतलब उनका माइंड में ये रहता था कि नौकरी नहीं तो बिजनेस तो ज़रूर करो। तो फिर उसी दरमियान जब पापा ने मेरे को R&D का जब सजेशन दिया, तो पापा ने बोला कि 3 साल 4 साल तुम्हें जितने भी टाइम लेना है तुम ले लो, बट इस टाइम पे खाली नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने मेरे को एक बिजनेस करने का आइडिया दिया, तो इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो बिजनेस के साथ साथ मैं ये कॉन्सेप्ट करता गया, और फिर ये आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। तो आयुष, ये थी आपकी एक आइडियोलॉजी कि आपने कहाँ से आइडिया लिया, क्यों आप इंस्पायर हुए, क्यों एक एप्लीकेशन बनाई। मैं जानना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन की यूनिकनेस क्या है, USP क्या है, क्यों यूज़र आपके एप्लीकेशंस में आए, और क्या उनका बेनिफिट होगा बाकी एप्लीकेशन से बेहतर है ये? करण, जैसा आपको पता होगा कि अभी क्रिकेट के, अगर हम इसको ऐसा बोलते हैं कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड है या फिर क्रिकेट का जो मार्केट है, जहाँ पे गेमिंग मार्केट की मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फैंटेसी की दुनिया है पूरा, तो वहाँ पे 2 तरीके के आपको गेम्स अभी मिल रहे हैं। पहला, जिसमें आपको 11 मेंबर्स की टीम बनानी होती है, हाँ। फिर आप एक कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करते हो, और अगर आपकी पूरे इंडिया में या फिर लाखों करोड़ों में अगर आपकी टीम बेस्ट हुई, लक बाई चांस से हो सकती है वो, मे बी मेरे हिसाब से, तो अगर आपकी बढ़िया हुई तो आप लाख जीत सकते हो, करोड़ों जीत सकते हो। वो एक गेम है। एक दूसरी गेम है कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आपको उस पर प्रिडिक्ट करना होता है यस और नो। वो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, कि आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो क्या ये चीज़ होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो एक ये गेम है। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। या तो एक फिक्शन है या एक एनालिसिस है। हाँ, एक एनालिसिस है या एक फिक्शन है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एक क्वेश्चन वाला गेम है, यस और नो का गेम है।
एक दूसरी टीम बनाने वाली गेम है। तो अब ये दोनों चीज़ें मार्केट में है ऑलरेडी। अब मैं बात करता हूँ अपने यूएसपी की। तो ये दोनों गेम्स भी है हमारे प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं कि ये दोनों गेम्स नहीं है, ये दोनों गेम्स है, बट हमारी जो यूएसपी है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। यूएसपी है दो, एक है, सबसे पहला है प्लेयर कार्ड और एक है प्लेयर स्टॉक। अब प्लेयर कार्ड और प्लेयर स्टॉक दोनों डिफरेंट कैसे और क्या फीचर है इसमें, मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ, मैं आपको समझना और आपके दर्शकों के लिए भी। अगर इंडिया में बात करो तो जो मैच देखते हैं, जो क्रिकेट लवर्स है, जो क्रिकेट प्रेमी है, उनको हर प्लेयर की जानकारी होती है, उनके स्टैट्स पता होते हैं, उनके करंट फॉर्म पता होती है, फीचर्स में फ्यूचर में कौन कौन से मैचेज आने वाले हैं, कौन सा सीरीज आने वाला है, उस सीरीज में कौन से बॉलर होगा, कौन सा बैट्समैन होगा, हमारे इंडिया की साइड से कौन सा बैट्समैन होगा, कौन सा बैट्समैन कौन से बॉल में भारी पड़ सकता है, किसकी रैंकिंग ऊपर जा सकती है, कौन कौन से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे सकता है। ये सारी चीज़ें ना 80% क्रिकेट लवर्स को पता होती है। अगर आप इसको ऐसे बोल लो तो जो एक बीसीसीआई के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, कभी कभी ना उन लोग से भी एक दो प्लेयर्स मिस हो जाते हैं, लेकिन फैन से नहीं होता। लेकिन फैन से नहीं होता। फैंस बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, वो ना मतलब किसी को भी घसीट सकते हैं कि ये प्लेयर क्यों नहीं है, ये होना चाहिए। मैं इस लेवल पे बात करूँ नॉलेज के लिए, क्योंकि स्टैट्स पे क्लियर होते हैं। तो अगर आपके पास इतनी सारी नॉलेज है, मैं आपको एज ए यूज़र मैं बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको कि आप एज्यूम करो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के एक यूज़र हो। तो अगर आपको ये सारी जानकारी है ऑलरेडी, और मैं ये बात करूँ प्लेयर कार्ड में, तो आपको पता है कि अभी जैसे हम एज फॉर एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी प्लेयर का, मे बी अभी जो करंट फॉर्म में चल रहा है शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल, बेस्ट एग्जांपल हम क्लोज कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में डेब्यू किया, T20 में डेब्यू किया, दोनों के डेब्यू में उन्होंने विद इन 6 मंथ और विद इन अ ईयर वो रैंकिंग में टॉप 10 में है। रैंकिंग ठीक है। अभी उन्होंने ओडीआई का डेब्यू नहीं किया है। हाँ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या सुमन गिल ओडीआई में डेब्यू करेंगे, तो जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस टेस्ट में और T20 में दिया, क्या आपको लगता है कि वो टॉप 10 की रैंकिंग में आएंगे? आ भी सकते हैं, आ सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या बोलते हैं आप? आ सकते हैं, आ सकते हैं बिल्कुल। तो अगर मैं आपको एक ऐसा ऐप, हमारे ऐप पे एक फीचर है कि आप वर्चुअल कार्ड बाय कर सकते हो एज ए क्रिकेट लवर, किसी भी प्लेयर का, जस्ट लाइक ए ट्रम्प कार्ड। या जैसे जैसे बचपन में हम लोग खेला करते थे, WWE में होता था जैसे। जैसे डब्ल्यू में होता था, फिर हमारे इंडिया में भी आया था वो प्लेयर कार्ड का जिसमें अब स्टैट्स वगैरह होते थे। हाँ हाँ भाई, तो पोस्टिंग है ना ये तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ। जैसे अब जो बचपन में हमारे पास कार्ड हुआ करते थे उसमें स्टैट्स होते थे, इन्होंने इतना रन बनाया, इतने मैच खेले, इतने विकेट्स लिए, इस हिसाब से हुआ करता था। बट थोड़ा सा डिफरेंस हमने क्या किया है, इसको एप्लीकेशन में डाल दिया है, और उसमें हम लोग उनके स्टैट्स नहीं दिखा रहे हैं, उनकी रैंकिंग बता रहे हैं। हाँ, और आज की डेट में उनकी क्या वैल्यूशन है मार्केट में वो बता रहे हैं। तो और रैंकिंग बेस पे ही हमने सारे कैलकुलेशन कर रखा है कि कौन सा प्लेयर रैंकिंग में 1 पे है, कौन 2 पे है, कौन 3 पे है, कौन 4 पे, उसी हिसाब से सबकी वैल्यू है। तो अगर सुमन गिल सॉरी यशस्वी जायसवाल आज डेब्यू करता है, वो टॉप 100 की रैंकिंग में आता है, उनकी कार्ड की वैल्यू लेट सपोज हम लोग करते 200 या फिर 100, 150, 200 इस प्राइस में होगी। अगर वो 100 रैंकिंग में है तो आप उस कार्ड को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख लो, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे फीचर है एक पोर्टफोलियो का सेगमेंट, दोनों के लिए, प्लेयर कार्ड और प्लेयर स्टॉक के लिए। और फ्यूचर में अगर उसकी रैंकिंग बढ़ती है तो उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी। वैल्यूशन भी बढ़ेगी। ओके। तो अगर आपने 100, 150 या 200 पे अगर उनका वर्चुअल कार्ड बाई किया करा होगा, और आज की डेट में उनके वैल्यूशन अगर 500, 600 कुछ भी हो सकती है, टॉप 10 में आने के लिए आपको मोस्ट प्रोबेबली, अगर कोई भी प्लेयर टॉप 10 में जाता है, उनकी वैल्यू अप्रॉक्स 600, 700, 500 होता ही है। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि स्टॉक्स है एक प्लेयर का, हाँ, तो कोई उसका मिनिमम स्टॉक वैल्यू है, मैक्सिमम स्टॉक वैल्यू है, या ये आपके एप्लीकेशन ही थ्रू आउट करके बताएगी इतने हमारे पास स्टॉक्स है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी XYZ कंपनी का एनपीओ आता है, ठीक है, वो आता है, फॉर एग्जांपल आईपीओ आता है, सॉरी एनपीओ नहीं, आईपीओ आता है, और वो आता है कि भैया ये 19,000 रुपये का है, तो उसकी वैल्यू ऐसी लगती है कि कोई कैसे होती है उसकी? नहीं, सॉरी करण, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं अब आगे आने ही वाला था इस चीज़ पे कि जो वैल्यू की आप बात कर रहे हो ना, तो वैल्यू पे हम चलते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लेयर कार्ड को पहले फिनिश कर लेते हैं, ठीक है।
तो प्लेयर कार्ड का ऐसा था कि रैंकिंग बेस पे होगा, सारी चीज़ रैंकिंग बेस पे होगा। रैंकिंग को किसके गाइडलाइन के हिसाब से रैंकिंग आती है? कर मैं आप ही से पूछता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंकिंग कौन डिसाइड करता है प्लेयर की? आईसीसी क्या करता है? आईसीसी करती है। तो बस सेम चीज़ हमने अप्लाई करा है अपने ऊपर कि जो भी आईसीसी करेगी सेम हम भी वही करेंगे, हम कुछ अलग नहीं कर रहे। जिसका जिसको जिसको वो बोल देंगे कि भाई टॉप 1 पे है, ये टॉप 1 पे है, हमारे एप्लीकेशन पे वो टॉप 1 पे है, वो टॉप 10 है तो टॉप 10। वो टॉप 10 है तो अब ये भी टॉप 10 है। वेरिएशन उसी हिसाब से होगी, कुछ भी हमारे साइड से मैनिपुलेशन नहीं। जो भी चीज़ें वो करेंगी हम लोग भी बिल्कुल फेयर हैं, बिल्कुल वही दिखाएंगे हम लोग, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी। आपकी टॉप 10 की रैंकिंग गूगल पे टॉप 10 की रैंक करेगा तो सेम निकलेगी। पूरे टॉप 100 की रैंकिंग। अच्छा सेम प्लेयर कार्ड में हमारे पास टॉप 100 प्लेयर्स की वर्चुअल कार्ड होगी। अच्छा। टॉप 100 तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, T20 और ओडीआई। ओडीआई। हर और विद इन तीनों कैटेगरी के जैसे बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर, और तीनों अलग अलग, सबके अलग अलग कार्ड्स, वर्चुअल कार्ड्स, बिल्कुल ही अलग दुनिया है। ये थी आपकी प्लेयर कार्ड जो कि आईसीसी रैंकिंग बेस पे होगी। ये आपकी फर्स्ट यूनिकनेस है। ये फर्स्ट यूनिकनेस है। हाँ अब हम बात करते हैं दूसरी, ये तो होगी रैंकिंग बेस पे, हाँ। जो कि कैसे आप ऊपर अपने पोर्टफोलियो बनाओगे, कौन से प्लेयर को आप बाई करके रखोगे। और एक ही और यूनिक है इसमें कि आप जब वर्चुअल कार्ड बाई करते हो ना, आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप 1 महीने होल्ड करना है, 1 मैच के लिए होल्ड करना है, 2 महीने के लिए होल्ड करना है। आप कार्ड को बाई कर लो, अपने पोर्टफोलियो में रखो, 1 साल के बाद भी आप उसको सेल करो, पैसों जीतो 1 साल के बाद भी। जैसे कि ले सपोज करता हूँ कि आपने सुमन गिल का बाय वर्चुअल कार्ड बाई करा आज के डेट में, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आपको लग रहा है कि यार मैंने इनका, ये जब 10th रैंक पे थे तब मैंने बाई करा था, अब ये 20th रैंक पे आ गए, तो अब मैं क्या करूं? सोचना समझना क्या है इसमें? आपने 10 पे करा था, अभी आज 20th पे हैं, कल को दोबारा आएंगे वो 10th में। वेट करो बस। वेट करो बस, आप 6 महीने वेट करो, 1 साल वेट करो, आपको जितने दिन कार्ड होल्ड करना है अपने पास में, भाई शेयर मार्केट की तरह लग रहा है तो बिल्कुल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने अपने फादर को यही चीज़ बताया था कि इस तरीके का ही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करना चाहता हूँ। वो ट्रू कॉपी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही है। कौन सा वही है। स्टॉक होल्ड कर सकते हो। आप होल्ड कर सकते हो, कार्ड होल्ड कर सकते हो, वर्चुअल कार्ड होल्ड कर सकते हो। स्टॉक वाली तो दूसरी हमारी यूनिकनेस है, वो हमारी यूएसपी बिल्कुल अलग है। तो ये है कि आप 1 साल भी होल्ड कर सकते हो, जितने दिन आपको होल्ड करना है आप उतने दिन होल्ड करो, कोई लिमिट नहीं है प्लेयर कार्ड पे। अब मैं दूसरे फीचर पे अपना आता हूँ, जो कि है प्लेयर प्लेयर स्टॉक। प्लेयर स्टॉक जो है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। प्लेयर का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा है, उस पर उनकी वैल्यूशन तय होगी। फैंटेसी वर्ल्ड की दुनिया में फैंटेसी स्कोर होता है जो हर इंडिविजुअल प्लेयर गेन करते हैं हर मैच में। जैसे आप 11 प्लेयर की टीम बनाते हो ना, तो हर प्लेयर का अलग अलग अपना अपना एक स्कोर होता है। कोई बैट्समैन है जो सिर्फ बैटिंग करता है, बॉलिंग नहीं करता है, अब वो 0 पे आउट हो गया, तो उसकी तो फिर पूरे मैच के लिए तो वो निल हो गया ना, फिर तो कुछ पॉइंट्स ही नहीं होंगे अगर स्कोर पे बेस पे हम जाएं तो। बट फैंटेसी की दुनिया में नहीं है ऐसा, अगर आप 0 पे आउट हो गए फिर भी आप पॉइंट्स गेन कर सकते हो। अब पूछो कैसे? कैसे? आप 0 पे आउट हो गए, या फिर लेट मी सपोज विराट कोहली, या फिर समथिंग कोई भी बैट्समैन जो 0 पे आउट हो गया, जिसको बॉलिंग नहीं करना आता, 0 पे आउट हो गया, वो फील्डिंग तो करेगा ना, ऑफ कोर्स कैच लेगा, बिल्कुल रन सेव करेगा अपनी टीम के लिए, करेगा। रन आउट करेगा, करेगा। कुछ भी करेगा। मैच का हर एक बॉल उसके लिए, इस प्लेयर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लिए स्कोर गेन कर कैसे गेन करे। ओके। रन लेगा, रन सेव करेगा, तब भी उनका स्कोर मिलेंगे। तो कैच ले, कुछ भी करेगा उसको और मिलेगा। उस पूरे मैच में कुछ भी करेंगे उनको स्कोर मिलेगा। जैसे कि आपके जो यूजर है उनको पता होगा कि जो टीम वाले होते हैं, जो टीम वाला गेम होता है जिसमें कोई 11 मेंबर्स की टीम बनानी होती है, उसमें हर इंडिविजुअल को एक स्कोर मिलता है। तो उस स्कोर का जो एवरेज होगा लास्ट 10 मैचेस का, जैसे कि आपके पास्ट परफॉर्मेंस, प्लेयर का जो लास्ट के 10 मैचेस का जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसका एवरेज, वही होगा वैल्यूएशन स्टॉक। ओके। अब जैसे बात करता हूँ, अगर मैं इसको मैं और क्लियर करना चाहता हूँ आपके लिए, तो मैं इसे ऐसे क्लियर करता हूँ। केएल राहुल का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी क्या है कि उनकी इंडिया में जब मैच चल रही थी, टेस्ट मैचेस, उनकी फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी अभी, वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे। वो बीच में वो उन्होंने एक 50 किया था, बाकी वो कभी 0, कभी 10, कभी 20, बट वो हर मैच खेल रहे थे, हर मैच में कुछ ना कुछ गेन कर रहे थे पॉइंट्स। तो अगर मैं 5-3 मैचेस की मैं अगर वैल्यूएशन लूँ, तो उनकी वैल्यूएशन अराउंड राउंड करेगी 20, 25, 30 के अराउंड।
अभी ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया एज अ बैट्समैन, एज अ ओपनर। हाँ। तो अराउंड उनको 150 या 150 के अराउंड उनके पॉइंट्स आए। लेट मी सपोज कि उन्होंने जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस किया तो 150 के अराउंड उनके फैंटेसी स्कोर हुए। हाँ। तो अब क्या हुआ कि उनका जो एवरेज होगा वो बढ़ेगा। ओके, एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर अगर आपका 20 के राउंड में ओवर कर रहा है लास्ट 10 मैचेस के, और आपने अचानक से एक मैच में अगर आपने तो ऑफ कोर्स रैंकिंग बढ़ जाएगी ना उसकी, वो स्कोर बढ़ जाएगा। स्कोर बढ़ जाएगा, उनका एवरेज बढ़ जाएगा, हाँ। एवरेज बढ़ेगा। तो ये है फैंटेसी स्टॉक कि आपका हर मैच का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हर प्लेयर का उस पे आपका डिसाइड होगा। तो काफ़ी यूनिक एप्लीकेशन है ओ की। बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और मैं तो आपके सभी दर्शकों को यही बोलूँगा कि जो मैं ऐप ला रहा हूँ, एक बार उनको ट्राई ज़रूर करें। वो एक बार इस दुनिया को देखें, फ़ील करें वो। आप पहले यूज़ करो ना एक बार, उसके बाद समझ आएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप एक बार कम से कम हमारे कम्युनिटी में जुड़ो, इस दुनिया को फ़ील करो, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। मैं एक फैंटेसी की वो दुनिया की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ़ एक टीम वाले गेम और एक क्वेश्चन वाले गेम में स्टक करके नहीं रह सकते। फैंटेसी वर्ल्ड में एक नया रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही। सुन के ही मज़ा आ रहा है। आयुष, ये थी यूएसपी यूनिकनेस, जो कि आपने बहुत ही बहुत ही डिटेल में, मैं कहूँगा प्रिसाइज़ तो नहीं, बहुत ही डिटेल में एक्सपीरियंस कराया। मुझे ही सुन के गूज़बम्प्स आ गए, कुछ नया मार्केट में आने वाला है, तो मेरे यूज़र्स को भी मज़ा आएगा सुन के। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या चैलेंजेस आए? क्या आपके फ्यूचर इवेंट्स हैं? और ये एप्लीकेशन आप कब लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं? और वुड यू माइंड डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, कि हम सब वेट ही करें अभी? जैसा आपने पूछा कि चैलेंजेस के बारे में और लॉन्च कब हो रहा है, इसका नाम, तो मैं सबसे पहले मैं अपने स्ट्रगल के बारे में बात करता हूँ, क्या चैलेंजेस आए मेरे सामने। तो देखिए, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया, अपने अर्ली लाइफ के बारे में बताया कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो सबसे सबसे पहला और सबसे बड़ा जो हर्डल था मेरे लिए, वो फाइनेंशियली था। हाँ, किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने में वही होता है। बिल्कुल। और मैं एक छोटे से गाँव से आने वाला लड़का, तो उस टाइम पे मेरे फ़ादर ने मेरे को हेल्प किया। जो मेरे फ़ादर ने बोला था कि किसी भी तरीके का ज़रूरत होगा तुम्हें, मैं खड़ा रहूँगा। बस मेरे से झूठ नहीं बोलना, मेरे से हुँ। फ्रॉड नहीं करना, जो कि मैंने पास्ट लाइफ में हमने कर रखा था, जो मैंने आपको बताया। पता है। हाँ, तो बस मेरे फ़ादर का बस यही एक बात था कि मेरे साथ दोबारा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ें मेरे को क्लियर बताना। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल था मेरा, तो जो कि फ़ादर ने मेरे को इससे मदद किया उस टाइम पे। और स्ट्रगल के बारे में, और तो फिर इसके बाद फिर जब मैं फाइनेंशियली जब सारी चीज़ें सेटल हो गई, तो जो डेवलपमेंट टीम थी, जो भी जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इनको सर्च करने में मेरे को थोड़ा तकलीफ़ आया। कितने लोगों की टीम बनाई आपने? राइट नाउ तो अभी जितने लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, मैं उनकी बात करूँ तो मेरे टीम में अभी 10 से 15 लोग हैं, जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ डायरेक्टली। उनके अंडर कितने लोग हैं, वो मेरे को भी नहीं पता। अच्छा, वो एक्सपैंड हो रहा है। वो एक्सपैंड हो रहा है ना। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मैंने किसी एक बंदे के साथ में हाथ मिलाया, फिर उनके साथ में मैंने एक टीम बिल्ड करा कि भाई आप मेरे लिए ये काम करो, अ, ऐसा करके। बट उनके अंडर भी तो 2-3 उन्होंने भी अपना टीम बनाया, क्योंकि एक आदमी किसी भी इतने बड़े एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो टीम अभी हमारे पास जो एक्सपीरियंस बंदे हैं मेरे पास। और अगर मैं डेवलपमेंट टीम के बारे में बात करूँ, जैसे जो मैंने बताया कि सबसे बड़ी स्ट्रगल थी मेरी, तो जब डेवलपमेंट टीम मेरे को मिली ना, तो अभी जब मैं डेवलपमेंट टीम से जब मिलता हूँ, मैं नेम भी ले सकता हूँ इसमें, मैं 2-3 लोगों का डेवलपमेंट टीम में। तो इस लीजिए, जैसे राहुल है हमारे, एक युक्ता हो गई और एक मनीष हो गए। तो और कुछ अभी मैसेज देना चाहोगे आप उनको? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैं जब भी आप लोगों के साथ अब मीटिंग करता हूँ ना, अब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने फ़ेब में स्टार्ट किया था और आज हम लोग दिसंबर में बैठे हैं। तो ये जो पूरी जर्नी रही है ना, तो उस जब अब मीटिंग करता हूँ ना आप लोग के साथ में, अब जब बातचीत होती है हमारी कि अब चीज़ें कैसे होगी, अब चीज़ें क्या हो रही है, क्या चीज़ें बाकी रह गई है। तो अब बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि मैं तो सिर्फ़ मतलब एक आइडिया लेके आया था, बट ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए मेरे से, क्योंकि वो लोग वो चीज़ें को फ़ील कर रहे हैं जो मैं चाहता था। जो मैं बता रहा हूँ ना कि एक यूज़र को क्या चाहिए, तो मैं वही बता रहा था कि मेरा ऐप ना बिल्कुल एंगेजिंग है। किसी भी बंदे को जो क्रिकेट लवर है, उसको एंगेज कर सकता है अपने साथ। तो मैं अपने डेवलपमेंट टीम के बारे में बोल रहा था कि अब मैं उनके साथ मीटिंग करता हूँ, तो ऐसा लगता है मेरा सिर्फ़ आइडिया था। अब तो सारी चीज़ें उन्होंने टेक ओवर कर लिया मेरे से, अच्छा। तो अब वो ज़्यादा इन्वॉल्व है इस ऐप में। सो आयुष, आपने बताया आपका पहला पहला चैनल था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरा एक डेवलपमेंट टीम बनाना,
उससे पहले एक ऐसी टीम बनाना जो इस कॉन्सेप्ट को समझे, हाँ, ठीक है? इसके अलावा क्या चैलेंज आया आपको? इसके अलावा फिर मेरे को मैं बताना चाहूँगा आपको, और फिर से मैं नेम मेंशन करना चाहूँगा कि जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो फिर मेरे को बहुत बाद में पता चला कि इसमें ना लीगल टर्म्स भी है, और इसके बारे में मैं बिल्कुल भी अनअवेयर था। तो फिर मेरे एक फ्रेंड के थ्रू ही मेरी मुलाकात हुई एडवोकेट अनुकूल चावला सर से। तो जैसे आपने बताया ना कि कितने लोगों की टीम है हमारी, तो अनुकूल चावला सर ने मेरी बहुत हेल्प किया, बहुत ही ज़्यादा। यू वांट टू से अ मैसेज? मैं उनको यही मैसेज करूँगा कि सर आपने बहुत ही ज़्यादा अभी तक हेल्प किया है, और होप करता हूँ कि हमारी ये साथ आगे भी चले, और मैं तो आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला। तो अभी अभी तक की मेरी पूरी जर्नी में जिन लोगों से भी मैं मिला, जिन लोगों से भी मिला, वो सारे के सारे पर्टिकुलर सारे के सारे 20 हैं पूरे। बढ़िया, एक नंबर। काम में 19-20 कभी-कभी होता है, हर जगह ये होता है। हर जगह होता है। तो उसको हम एक खुन्नस निकाल करके, गलती निकाल के नहीं बैठते। वो हम लोग, लेकिन एज़ अ पर्सन सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं मेरे, सारे 20 हैं, और होप कि इस पूरे जो हमारा विज़न था उसको हम लोग एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म उतार रहे हैं, तो हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। ग्रेट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं? अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करें तो ऐप के बारे में। हुँ, कब लॉन्च हो रही है? हाँ, और उसके अलावा कोई अपकमिंग इवेंट है आपका? लॉन्चिंग का ये है कि हम लोग गुड टू गो रेडी हैं। हुँ, हुँ। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हैं जैसे टेस्टिंग में, तो हम लोग चाहते हैं कि एक जब हम लोग मार्केट में आएँ, तो पूरे तरीके से एक ऐसा ऐप लाएँ, जहाँ पे यूज़र को मतलब यूज़र फ्रेंडली हो वो बिल्कुल। अच्छा। कुछ भी ऐसा ना हो कि हम लोग जल्दबाज़ी में ले आए और उसमें कुछ बग्स निकल गया। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करने के लिए, हम लोग वो पिछले 15-20 दिनों से हम लोग फुल प्रूफ में और फुल स्पीड में हम लोग टेस्टिंग में उसको डाले हुए हैं। मुश्किल से अगर मैं बोलूँ, तो ये 10 दिनों या 15 दिनों में हम ला सकते हैं, बट दिसंबर एंड से पहले ही हम लोग ये कर देंगे। और अगर मैं एक डेट देना चाहूँ आपके यूज़र्स के लिए, तो 15 दिसंबर तक हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। होप कि हम लोग इस डेट पे हम लोग लॉन्च कर सकें। लॉन्च कर देंगे। हाँ, और नाम के बारे में आप पूछ रहे थे, तो नाम मैं बताना चाहूँगा कि नाम हम लोगों ने क्रिकेट पंडित सोचा है। हाँ, पंडित जी। पंडित इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो हर कोई अपने आप में पंडित है, क्रिकेट को लेकर के। यार आज ना यार, मेरे को लग रहा है आज ये परफ़ॉर्म करेगा। यार आज आज ये विकेट ज़रूर लेगा। आज बुमराह 5 विकेट लेगा। आज विराट कोहली सेंचुरी मारेगा। तो ये क्या है? पंडित ही हैं सारे आप। सारे तो पंडित ही ना, सारे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो थोड़ा मतलब फ्रेंडली बनाने के लिए हमने नाम ही कुछ अलग ही रखा। अलग रखो। हाँ, बिल्कुल सिंपल, जो कि लोग बिल्कुल फ़ील करेंगे। करेंगे। ये थी आपकी पास्ट लाइफ, आइडिया कहाँ से आया? चैलेंजेस क्या हैं? अपकमिंग इवेंट कब है? लॉन्च कब किया? मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। अच्छा, आप बिहार से हो। जी हाँ, बिहार से। बिहार में ज़्यादातर लोग फ़ोकस करते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेके। हाँ। तो भाई आप कैसे बिज़नेस में आ गए? मैंने आपको पहले ही बताया करण कि जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं घर पे आया। मेरे फ़ादर से डिस्कशन हुई इस बात को लेकर के कि कितने दिन तक अब घर पे बैठना है। तो मेरे फ़ादर ने, क्योंकि अब उस लॉकडाउन का पीरियड ऐसा था कि कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, कितने महीने चलेगा या साल भर चलेगा। क्योंकि वैक्सीन वगैरह का भी कुछ दवा का इलाज का कुछ था नहीं कोरोना का उस टाइम पे। तो अब घर, और जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल भी हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम लोग ज़्यादा दिन तक इसको ये कर सके, मेंटेन कर सके अपनी लाइफ को। और पढ़ाई का भी कुछ पता नहीं था, ज़िंदगी कैसे चलेगी, कहाँ चलेगी, ये भी पता नहीं था। तो मेरे फ़ायदा का ये आइडिया था कि अगर गवर्नमेंट जॉब तुम करना चाहो तो करो। एक दबाव नहीं उन्होंने डाला मेरे ऊपर, जो कि बिहार के हर फैमिली में होता है। नहीं, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही लेना है। आइदर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और नहीं तो फिर तुम सरकारी नौकरी करो। ये ट्रेंड होता है बिहार में। ये बिहार में आज भी है ये ट्रेंड। या तो आप ये ट्रेंडिंग फॉलो आज भी, आज की डेट में भी देखोगे। बट अब धीरे-धीरे लोग चेंज कर रहे हैं। हाँ, मतलब कर रहे हैं, बोल सकते हैं, बट उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं जिस लेवल पे उस लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि हमारे बिहार में है ना क्या, कि पोटेंशियल बहुत है। हाँ, वो तो हर हर एक बिहारी ऐसा पोटेंशियल रखता है कि वो किसी भी फील्ड में जाएगा ना, तो वो कंकड़ करेगा। क्या इसके अलावा आपका कोई और बिज़नेस भी है? अ, जस्ट वांटेड टू नो। हाँ, है, हमारा बिज़नेस है। तो
एक हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट किया था उसी लॉकडाउन के टाइम पे ही। तो ये फादर का आइडिया था कि अब पढ़ाई कब तक करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करना था फैमिली को। तो एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हमने स्टार्ट करा। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमारा था वो पेपर कप का, जिसमें आप चाय पीते हो ना, समझ गया, पेपर वाला। बहुत ट्रेंड में है यार वो बिजनेस। हाँ, तो ये मैंने 2020 में स्टार्ट करा था। तो ये करा तो उस टाइम फिर स्ट्रगल जो मैंने इस बिजनेस में मैंने फेस किया, वो फील्ड का था। लोगों से मिलना, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को सेल लोगों को करना, अपने मार्केटिंग करना, जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में है खुद का बेहतर कैसे बना। उसको बेहतर कैसे बनाना है, उसको मैं बेहतर कैसे दूंगा, ये चीज़ें मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मैंने फेस करा और लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट करा। तब मेरे को पता चला कि एक बिजनेस जो है ना, वो आपको बहुत ही अलग पर्सन बनाता है और सिखाता बहुत कुछ है। सिखाता बहुत कुछ। लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, और लर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी बिजनेस चल रहा है। ये बिजनेस हमारा चल रहा है। और इसके साथ ही फिर 2020 में मैंने ये स्टार्ट करा था। फिर 2022 के एंड में फिर पापा ने एक और आइडिया दिया मेरे को कि अब तो ये तो ठीक है, अब तुम अच्छे अर्न करने लगे हो। फैमिली को भी मैंने हेल्प करने लगा और मतलब फाइनेंशियली बहुत हद तक हम लोग अब सेटल हो गए थे। मैंने अपने फैमिली को स्टेबल कर दिया, मैंने अपने फैमिली को, कि अब यहाँ से हम लोग नीचे तो नहीं है कहीं, हमें कोई किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है अब हमें। हाँ, ये मैंने फैमिली के लिए किया। और हैप्पी टू हियर एंड यू आर वेरी मोटिवेशनल। हाँ, एंड और एक बिजनेस और था मेरा, उसके उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 2022 के एंड में मेरे फादर ने बोला कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है अब, तो एक पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि बिहार में क्या है कि लोगों को मन में सरकारी नौकरी, जैसा आपका सवाल था, सरकारी नौकरी लोग करना चाहते हैं। तो लाइब्रेरी बहुत ही कम है हमारे यहाँ। ओके, लाइब्रेरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्पेस मिलता है पढ़ने के लिए। तो फादर ने बोला कि एक लाइब्रेरी तो होना चाहिए हमारे बिहार में, और जो कि ज़्यादा लाइब्रेरी नहीं थी हमारे यहाँ, 2-3 लाइब्रेरियाँ थी। तो आपने लाइब्रेरी खोली। फिर मैंने एक लाइब्रेरी भी खोला और उसकी फ़ीस बहुत ही मतलब कि ऐसा है, 400-300 रुपये पूरे महीने के। ओके, पर स्टूडेंट। नॉमिनल सा प्राइस देखा है ना आपने। बिल्कुल ही नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो कि आपके दर्शकों को जान के ये बहुत ही हैरानी होगी कि अभी विंटर का सीज़न आ रहा है और हमारा लाइब्रेरी ना 24 आवर ऑन रहता है। अरे वाह, हमारे जो कैमरा मैन है बुक रीडर ही हैं, पता है आपको। नहीं, तो उनके लिए फिर हमारा लाइब्रेरी नहीं है, मैं ये क्लियरली बोलता हूँ कि लाइब्रेरी हमने उनके लिए खोला है जो सरकारी नौकरी हमारे यहाँ करना चाहते हैं, जो कि एक विजन ही होता है हमारे स्टूडेंट का कि हमें नौकरी करना है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी ये सारी जर्नी सुन के। एक सवाल और है मेरे पास, वो ये है, बिहार से दिल्ली कैसे आए, क्या सफ़र था। अ, करण, मैं आपको अगर मैं ये बताऊं तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लियर कर लिया। अपने ऐप का, क्रिकेट का कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल ही क्लियर कर लिया। डेवलपमेंट टीम भी कैसे मिली, वो भी इसी में इंक्लूड है। मैं बताता हूँ आपको। पिछले साल की बात है, 2023 की, दुर्गा पूजा का समय था। उस टाइम मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था। मेरी सिस्टर ने बिहार बोर्ड से पढ़ाई करा है। जैसे मैंने बताया कि हमारे बिहार में लोग गार्जियन क्या करते हैं बेसिकली, कि लड़कों को तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं क्योंकि वो उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, बट लड़कियों को उतना प्रेफर नहीं करते। जो कि मैं आज की डेट में मैं ये खुल के बोल सकता हूँ कि आप जितना लड़कों को प्रेफर करते हो ना पढ़ाई में, आप लड़कियों को भी मौका दो एक और आप दोगे ना, तो वो हमारे बराबर तो जरूर खड़ी होगी। हमारे आगे निकले ना निकले वो अब बात की बात है, वो पीछे नहीं रहेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर ने पूरी पढ़ाई अपनी बिहार बोर्ड से करा है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और सरकारी, और सारी चीज़ें सरकारी में ही करा उन्होंने। एक भी रुपया एक्स्ट्रा, मतलब जो बोलते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, मेरे फादर ने एक भी पेनी मेरे सिस्टर पे खर्च नहीं किया। हम्म। और तो उसका रिजल्ट आने वाला था एमटीएस का 2023 की दुर्गा पूजा के टाइम पे। अच्छा, लास्ट ईयर। और मेरे को ये बिलीव था लास्ट ईयर, और मेरे को ये बिलीव था क्योंकि मैंने सिस्टर को इंसिस्ट किया। जहाँ पे मेरी सिस्टर फंसती थी तो मेरे पास आती थी, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है ना कि आप कितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़े कर लो, मुसीबत में काम आना है। मुसीबत में तो आपके भाई बहन ही काम आएंगे। एक एक क्योंकि आप कभी कुछ गलती कर दो ना बाहर में, तो माता पिता से बताने, मम्मी पापा से बताने से पहले ना आप अपने भाई बहन से डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से चीज़ें आप हैंडल करते हैं ना, शायद माता पिता ना कर पाए उस चीज़ को हैंडल। तो मेरे को बिलीव था कि उसका रिजल्ट हो जाएगा।
कौन क्लियर हो जाएगा? मैं कॉन्फिडेंट था इस बात को लेके, क्योंकि मैंने देख रखा था उसकी पढ़ाई, तो उसका रिजल्ट हो जाता है। और मम्मी पापा को तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं था कि मतलब जिस पे मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं करा, उसने भी मेरे को रिजल्ट दिया, वो भी सरकारी नौकरी, जो कि हर घर में होता है कि लड़का मेरा सरकारी नौकरी करे। बट मेरी सिस्टर ने वो चीज़ें क्रैक करी, और एमटीएस में आज वो दिल्ली कैंट में है, ये वहाँ पे वो जॉब कर रही है। तो उसकी ज्वाइनिंग के लिए मैं यहाँ आया था दिल्ली। तो मैं यहाँ दिल्ली आया, तो दिल्ली में मेरे एक फैमिली थे, वो मेरे जीजू लगते हैं, दीदी जीजा यहाँ रहते हैं। तो मैं जीजा से मिला, तो उनको मैंने ये चीज़ अपनी क्लियर करी कि जीजा मेरे पास ना एक आइडिया है, ऐसा ऐसा चीज़ है, तो ये चीज़ आप देख लो थोड़ा, कि मेरे को गाइड कर दो, कि मेरे को डेवलपमेंट टीम में पिछले 6 महीने से मैं खोज रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा, तो आप प्लीज़ हेल्प कर दो। और मेरे जीजा जो है वो क्लाउड मैनेजर हैं, तो वो आईटी से ही हैं, तो उनको ज़्यादा जानकारी थी, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया। उन्होंने मेरे को शॉर्टलिस्ट करके 2-3 कंपनियों के नाम बताए, और उन्होंने मतलब बता दिया कि भाई इन से लोगों से बात करो आप, आपको जो भी बेस्ट लगे आप उनसे फिजिकली मिलकर या फिर मीटिंग अटेंड करो, उसके बाद आप फाइनल करो किसी को। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। और बस यही था कि मैं सिस्टर को यहाँ ज्वाइनिंग कराने लाया था, और फिर जीजा से मुलाकात हो गया, जीजा ने मेरे को शॉर्टलिस्ट करके कंपनी का नाम दिया, फिर कंपनी से मेरी मीटिंग वीटिंग हुई, और आज आप ये यहाँ देख रहे हो। विजन था मेरे पास पहले से, बट वो अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं मिल रहा था कि मैं एक ऐसे जगह कैसे आऊँ। तो जो मेरी सिस्टर का जो जॉब था ना, वो सिस्टर के लिए तो जॉब था, बट मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी था, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। Great to know. As a cricket fan or as an entrepreneur, what message you would like to give to the audience and the cricket fan, और जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? क्रिकेट फैन के लिए तो मैं बेसिकली यही मेरा मैसेज है ऐप को लेकर के मेरे, कि मैं एक कोई ऐसा गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आप अपने प्लेयर को, अपने फेवरेट प्लेयर को आप बिल्कुल फ़ील करो कि आप ही खेल रहे हो। जैसा हम क्रिकेट लवर्स में क्या होता है कि हम भी खेलना चाहते हैं, बट हम उस स्टेज तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो मैं उनके लिए ये चीज़ में वो फ़ील कराना चाहता हूँ कि ये आपने बाय करा किसी भी प्लेयर का वर्चुअल कार्ड, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर जाओ। तो बेसिकली मैं क्रिकेट फैंस के लिए ना मैं एक प्लेटफ़ॉर्म ला रहा हूँ, जहाँ पे वो खुद को एंगेज कर सकते हैं, अपने फेवरेट प्लेयर्स के और करीब आ सकते हैं। अच्छा, मैं ये एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ, मैं एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं एक बेस्ट ऐप देने की कोशिश कर रहा हूँ। और एज ए एंटरप्रेन्योर क्या बताएं? एज अ एंटरप्रेन्योर मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी लोग आप ट्राई कर रहे हो, जो भी आपका विजन है, जो भी आपका थॉट्स है, तो आप उस पे सबसे पहले चीज़ तो सेल्फ बिलीव करो आप। खुद पे बिलीव रखो कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, कोई भी हर्डल आएगा आप उसको पास कर सकते हो। आप रुकना नहीं है, क्योंकि आप जब भी रुकोगे ना, तो वो चीज़ें वहाँ पे रुक जाएगी। अगर आपके पास हर्डल आ रहा है, आप उसको क्रॉस करो। कैसे क्रॉस कर सकते हो, वो परिस्थितियाँ बदलेगी, वो आप ही बदल सकते हो। आपको कंटिन्यू चलते रहना है, और एफर्ट डालते रहना है। आपको बस एफर्ट डालते रहना। इर्रिस्पेक्टिव, जैसा हमारे भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो मैं बेसिकली यही बोलना चाहूँगा कि आप ना बस कर्म करते जाओ। आपको जो करना है, आप बस उसको कंटिन्यू करते जाओ ना। आप ये मत सोचो कि एंड रिजल्ट क्या आएगा, वो तो एंड रिजल्ट वो आपके काम के बेसिस पे है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप ना रिजल्ट की टेंशन ना लो, आप बस कर्म करते जाओ, आप बस काम करते जाओ, और वो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आपको अनप्रोफेशनल्स की टीम और स्टूडियो और हमारे बारे में कुछ कहना है बहुत शॉर्ट में? यार क्या बताएंगे आप? मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूँगा कि अनप्रोफेशनल का ये आपकी जो टीम है पूरी, बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही नाम आपने बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल लगा रखा है, बट काम बिल्कुल प्रोफेशनल्स वाले हैं। थैंक यू मतलब कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर फिर कभी हमारा मुलाकात हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस। ये थे आयुष राज, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है और एक क्रिकेट फ़ैन है, और जो कि एक अमेजिंग क्रिकेट एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनप्रोफेशनल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त करण सानी। सी यू, टाटा, बाय।